और फास्फोरस में हम लोग उसका एलोट्रॉप्स देख रहे थे, कंप्लीट नहीं हो पाया था तो इसको बताई थी फास्फोरस का एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है किसी भी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना कहलाता है एलोट्रॉप्स, अपरूपा, है ना। तो कार्बन जो है अपरूपता प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ सल्फर। तो सल्फर का देखेंगे, सॉरी फास्फोरस का देखेंगे हम लोग। तो फास्फोरस का 3 अपरूपक पाया जाता है। पहला होता है व्हाइट फास्फोरस, पहला है व्हाइट फास्फोरस, दूसरा होता है ब्लैक फास्फोरस और तीसरा आता है रेड फास्फोरस। 3 इसके अपरूप पाए जाते हैं। अब इन तीनों का थोड़ा थोड़ा सा देख लें हम लोग कि व्हाइट फास्फोरस क्या होता है। व्हाइट फास्फोरस में देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें व्हाइट फास्फोरस का। तो व्हाइट फास्फोरस में इनकी जो परमाणु होती है वो आपस में चतुष्फलकी आकृति में अरेंजमेंट होता है। व्हाइट फास्फोरस का देखें, मैं लाइन से बताते जा रही हूँ, सबको ऐसे कर दे रही हूँ। व्हाइट फास्फोरस में देखें तो व्हाइट फास्फोरस का यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये चतुष्फलकी संरचना बनाती है। चतुष्फलकी संरचना बना करके अरेंज होता है और फास्फोरस इनके सेंटर में फास्फोरस एटम जो है वो साइड साइड में प्रेजेंट रहता है। ये टी फास्फोरस, ये ऐसा इनका अरेंजमेंट होता है और इसको कहते हैं हम लोग व्हाइट फास्फोरस। दूसरा देखें ब्लैक फास्फोरस, तो वो रेड को पहले देख लें। रेड फास्फोरस जो है वो पॉलीमर के फॉर्म में पाया जाता है। जब इसमें एक फास्फोरस के साथ बहुत से फास्फोरस एक चैन के समान अरेंजमेंट हो जाए तो वो पॉलीमर फॉर्म में उपस्थित रहता है। ये होता है स्ट्रक्चर रेड फास्फोरस का। ऐसे पॉलीमर के फॉर्म में इसका अरेंजमेंट होता है। चौथा देखें, इसका देखें ब्लैक फास्फोरस में। तो ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो नेट के समान अरेंजमेंट रहता है, जाल के समान। कैसे अरेंजमेंट रहेगा? ये फास्फोरस का अरेंजमेंट है, ये नेट के समान अरेंजमेंट रहेगा। इनका अरेंजमेंट देखें तो कैसा रहेगा? नेट के समान, मीन्स चारों ओर से ये अरेंजमेंट रहेगा। ये ऐसा अरेंजमेंट रहता है किसमें? आप व्हाइट फास्फोरस में। ब्लैक फास्फोरस का देखेंगे हम लोग तो हाँ, आया वीडियो? ये इनका सबका देखेंगे स्ट्रक्चर। तो पहला व्हाइट फास्फोरस कैसा रहता है? चतुष्फलकी संरचना प्रदर्शित करता है। और ब्लैक फास्फोरस है, उनकी संरचना कैसा होता है? तो पॉलीमर संरचना प्रदर्शित करता है, पॉलीमर के फॉर्म में पाया जाता है। अरे मिस्टेक हो पा रहा है, ये पॉलीमर संरचना पाई जाती है, पॉलीमर। और इनका देखें तो नेट, जाल के समान संरचना पाई जाती है। देन सेकंड देखें, इसमें और प्रॉपर्टीज देख लें। इसमें व्हाइट फास्फोरस में फास्फोरस जो है वो सिंगल यूनिट में उपस्थित होता है, सिंगल यूनिट में उपस्थित होता है। साथ ही साथ इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो, ये जो बॉन्ड पाया जाता है वो बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंड होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंड होता है, आपस में दृढ़ता से बंधा हुआ होता है। लेकिन जो रेड फास्फोरस या ब्लैक फास्फोरस में देखें तो इनके मध्य जो पाया जाता है बॉन्ड, वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंड नहीं होता है। इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है उसकी स्ट्रेंड देखें तो वो नॉट स्ट्रेंड होता है या लेस स्ट्रेंड होता है। लेकिन व्हाइट फास्फोरस में जो बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होता है? प्योरली स्ट्रेंड होता है। यहाँ पर लिख दे रही हूँ, बॉन्ड जो है वो क्या होता है? हाँ, बॉन्ड हाईली, बहुत ज्यादा स्ट्रेंड होता है, स्ट्रेंड होता है किसमें? व्हाइट फास्फोरस में। लेकिन आप देखोगे
ब्लैक फास्फोरस को देखें और दूसरी चीज आपका रेड फास्फोरस को देखें, तो इन दोनों में यदि बॉन्ड को देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये लेस स्टैंड होता है। इस चीज को याद रखना आप लोग, इसमें भी सेम है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें प्रॉपर्टी है वो देखो थोड़ा सा, इनकी रिएक्टिविटी देखें, रिएक्शन क्रियाशीलता क्या होती है। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, याद रखना। व्हाइट फास्फोरस, सफेद फास्फोरस जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। सफेद फास्फोरस सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, इस चीज को याद रखना। लेकिन जो आपका ब्लैक फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस को देखें तो ब्लैक फास्फोरस में यदि हम देखें तो ब्लैक फास्फोरस जो है उनकी क्रियाशीलता देखें तो उनकी क्रियाशीलता जो होती है वो कम होती है। ब्लैक फास्फोरस की क्रियाशीलता कम होती है, लेकिन इनकी स्थायित्व अधिक होता है, याद रखना इसको। क्या होता है इसमें, ब्लैक फास्फोरस जो है वो मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल पाया जाता है, स्थायित्व अधिक होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्थायित्व होता है, क्योंकि इसमें जो है ये जो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं इनकी संरचना देखें तो ये आपस में एक नेट के समान अरेंजमेंट होता है और हाईली बॉन्ड होता है, इसलिए इनका स्थायित्व देखें तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। देन आपका रेड फास्फोरस देखोगे तो रेड फास्फोरस दोनों कंडीशन में क्या होता है, कमजोर होता है। मीन्स ना तो वो ज्यादा स्टेबल होता है और ना ही ज्यादा क्रियाशील होता है। यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख रही हूँ, ना तो ज्यादा क्रियाशील और ना ही स्थायित्व होता है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें थोड़ा सा और इसमें देखें तो ये बताया जाता है कि इनके बीच जो फास्फोरस है वो आपस में अरेंजमेंट होता है, तो इसमें 3 फास्फोरस आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में अरेंजमेंट होकर के अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें मोस्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में क्या अंतर है, व्हाइट और रेड फास्फोरस में क्या अंतर है, तो आपको यहीं पर बता देना है। व्हाइट और रेड में पूछा जाता है, ब्लैक में नहीं पूछते हैं। तो व्हाइट फास्फोरस की आकृति कैसा होता है, चतुष्फलकी होता है, लेकिन रेड फास्फोरस जो है वो पॉलीमर के फॉर्म में पाया जाता है। और देखिए तो व्हाइट फास्फोरस जो है पानी में नहीं घुलता, इस चीज को याद रखना। व्हाइट फास्फोरस जो है वो पानी में नहीं घुलता, पानी में नहीं घुलता। किसमें घुलता है ये, व्हाइट फास्फोरस को घोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्यूशन इन CH2, CH2 सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल होता है व्हाइट फास्फोरस, लेकिन जो रेड फास्फोरस होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, याद रखना इस चीज को। रेड फास्फोरस क्या होगा, पानी में घुलनशील होगा, ये इसकी प्रमुख अंतर है। देन उसके बाद इसमें प्रिपरेशन देख लेना, कैसे कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग बनाने के लिए भी देखेंगे यदि फास्फोरस को, तो व्हाइट फास्फोरस को बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं और रेड फास्फोरस को बनाने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। मीन्स दोनों को बनाने के लिए हम जब फास्फोरस की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें NaOH के साथ, तो हमें एक साथ फास्फीन मिलता है और दूसरे में ऑक्सो एसिड। तो इस चीज को याद रखना, व्हाइट फास्फोरस से हमें फास्फीन गैस मिलता है। व्हाइट फास्फोरस से क्या मिलेगा, फास्फीन CH3, फास्फीन बनाने के लिए इसका उपयोग होता है व्हाइट फास्फोरस का। और रेड फास्फोरस का यूज करते हैं ऑक्सो एसिड बनाने में, ऑक्सो एसिड। जितने भी ऑक्सी अम्ल होते हैं, ऑक्सो एसिड होते हैं, उनको बनाने के लिए हम लोग रेड फास्फोरस का यूज करते हैं। तो ओवरऑल ये क्या है, इसके अपरूपक हैं।
ठीक है, तो कितने अपरूपक पाए जाते हैं? तो 3 अपरूपक पाए जाते हैं, व्हाइट, ब्लैक और रेड, और तीनों का स्ट्रक्चर और अंतर पूछा जाता है तो तीनों में अंतर। उसके बाद थोड़ा सा इसमें और बता दूं, ब्लैक फास्फोरस में, ब्लैक फास्फोरस जो होते हैं वो अलग से 2 टाइप का एलोट्रॉप और शो करते हैं। ये तो फास्फोरस हो गया। ब्लैक फास्फोरस को देखें तो ब्लैक फास्फोरस में 2 फिर से एलोट्रॉप शो करता है। एक होता है आपका एक होता है अल्फा फास्फोरस, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और दूसरा होता है बीटा। इसका 2 और एलोट्रॉप्स हैं। इसका देखें तो कितने 2 और एलोट्रॉप्स हो गया, नीचे में लिख दे रही हूँ, नीचे में आ जाएगा। ब्लैक फास्फोरस का 2 और एलोट्रॉप्स हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं अल्फा फास्फोरस और दूसरा को बोलते हैं बीटा फास्फोरस। ये 2 इसके और एलोट्रॉप्स हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है, अल्फा फास्फोरस को या फिर बीटा फास्फोरस को? तो अल्फा फास्फोरस और बीटा फास्फोरस बनाने के लिए हम लोग रेड फास्फोरस का यूज करते हैं। जब हम रेड फास्फोरस को 803 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 803 केल्विन ताप पर जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्जन होता है, और इंटर कन्वर्जन हो करके रेड फास्फोरस से क्या मिलेगा हमें? रेड फास्फोरस से मिल जाता है, ये रेड फास्फोरस से मिल जाएगा अल्फा फास्फोरस। और दूसरी कंडीशन भी ये बताया कि यदि हम टेम्परेचर को कम कर दे, 473 केल्विन कर दे, तो उस समय हमें मिलता है जो फास्फोरस, उसको हम लोग बोल देते हैं बीटा फास्फोरस। तो 2 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं ब्लैक फास्फोरस का, एक होता है आपका अल्फा फास्फोरस, दूसरा बीटा, और दोनों को प्रिपेयर करते हैं हम लोग रेड फास्फोरस से। अल्फा फास्फोरस को प्रिपेयर करने के लिए हमें 803 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत होती है, और बीटा फास्फोरस को प्रिपेयर करने के लिए हमें 473 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत होती है, और दोनों को बनाते हैं रेड फास्फोरस से। इतना आपको ये फास्फोरस में याद रखना है। देन सेकेंड हम इसी में देखेंगे, फास्फोरस में जो अभी बताऊंगी वो बहुत ही बार पूछा जाता है, इसको टिक लगा ही लेना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे जो पढ़ेंगे हम लोग वो ऑक्सी अम्ल के बारे में। फास्फोरस के कौन कौन से ऑक्सी अम्ल होते हैं उसको लिखना है। तो ये स्पेशली क्वेश्चन आता है, फास्फोरस के किन्हीं 3 ऑक्सी अम्ल के नाम लिखिए, या फास्फोरस के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्ल के नाम लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जनरली पूछा जाता है, तो आपको इसको देखना है। रफ कर दो इसको, लोगे स्क्रीनशॉट? हाँ, रफ कर दूं अब? अब इसके बाद जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पूछा ही जाता है क्वेश्चन में, एक आता ही है 3 नंबर या 5 नंबर के लिए। नेक्स्ट है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल फास्फोरस का ये क्वेश्चन आपको देखना है, आता ही है। इसमें क्या आता है, फास्फोरस के किन्हीं 3 ऑक्सी अम्ल के नाम, स्ट्रक्चर, ऑक्सीकरण अवस्था को लिखे, या फिर किन्हीं 5 ऑक्सी अम्ल के नाम, स्ट्रक्चर और उनका ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में क्वेश्चन आता है। तो आप इसके ऑक्सी अम्ल देखेंगे तो बहुत सारा ऑक्सी अम्ल है, लगभग 7 से 8 ऑक्सी अम्ल है। उसको हम लोग लाइन से देखते जाते हैं, बट आपको कम से कम 5 ऑक्सी अम्ल को याद रखना है। पहला देखें, देखो क्लियर देखते जाना इसको, फिर मैं बताते जा रही हूँ। पहला हम लोग देख लेते हैं फास्फोरस अम्ल।
पहला है नाम, पहले मैं नाम लिख दे रही हूँ यहाँ पर, फास्फोरस एसिड। पहला, इसका स्ट्रक्चर ऊपर ड्रॉ करूंगी, इसका फॉर्मूला लिख दे रही, फॉर्मूला। आप एक चीज याद रखना, या तो स्ट्रक्चर लिखोगे तो आपको फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। फास्फोरिक एसिड मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ऊपर में देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा फास्फोरिक एसिड का। तो जब फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन OH और H, इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे? फास्फोरस एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा और याद रखना, फास्फोरस की वैलेंसी देखें तो कितना होती है फास्फोरस की संयोजकता, कितना होता है फास्फोरस की संयोजकता जी, कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 15, तो इसकी क्या हो जाएगी 2, 8 और 5, तो इसका क्या हो जाएगा संयोजकता 5। मतलब एक फास्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बना सकता है, और 5 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि उनकी संयोजकता कितनी होती है 5 होती है। इसीलिए देखो 2, 3, 4 और 5, इसको बोलते हैं हम लोग फास्फोरस एसिड। ये इसका स्ट्रक्चर है फास्फोरस एसिड का। अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे? जब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाएगा तो फॉर्मूला अपने आप बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखें हाइड्रोजन कितना है, 1, 2 और 3, यहाँ पर लिख दे हैं H3 हाइड्रोजन। फिर फास्फोरस को बीच में लिख देते हैं P, कितना है 1। ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन कितना है 3, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला, H3PO3 इसका फॉर्मूला होगा। देन इसका थर्ड नंबर देखें ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण स्टेट। तो एक को मैं निकाल के बता रही हूँ आप लोग को, बाकी आप लोग खुद जानते हो। इसमें हम क्या निकाले, फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकाले। कैसे निकालते हैं? H3PO3 है, तो जिसका हमें निकालना रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको क्या मान लेते हैं X। हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो यहाँ पर 3 है तो क्या हो जाएगा +3। ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और कितना 6, तो 2 3 है तो कितना हो जाएगा 6 = 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 = 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। तो इनका ऑक्सीकरण संख्या देखें ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखते जाना है +3। ये होता है पहला फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। पहला फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल क्या हो गया फास्फोरस एसिड। अब देखो इसी से ही अगला इनका ऑक्सी अम्ल बनते जाएगा। इसी से हम क्या करें, इनका अगला ऑक्सी अम्ल लिखते जाते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, और दिमाग लगाओगे तो आपको सिर्फ एक याद करना पड़ेगा ऑक्सी अम्ल का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, बाकी वो सब अपने आप बन जाएगा। देखो दूसरा, यदि हम क्या करें, ये जो फास्फोरस एसिड लिए हैं, उस फास्फोरस एसिड में यदि एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ पर से कम कर दूं, कहीं से भी एक ऑक्सीजन को क्या कर दूं कम कर दूं, O-, एक ऑक्सीजन निकाल दिए तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा H और OH, निकाल दिए एक ऑक्सीजन को, कहीं पर से आप निकालो, तो ये दूसरा इसका ऑक्सी अम्ल बन गया। और इस ऑक्सी अम्ल का नाम क्या है हाइपोफास्फोरस अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा हाइपोफास्फोरस एसिड, ये इसका नाम होगा। ये दूसरा ऑक्सी अम्ल हो गया, ठीक है। देन इसका फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हाइड्रोजन कितना है H3, ऑक्सीजन P, ऑक्सीजन कितना है O2। मीन्स यदि हम फास्फोरस एसिड में से एक ऑक्सीजन को कम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा हाइपोफास्फोरस अम्ल मिलेगा। ये इसका फॉर्मूला होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, देखो
2 दूनी 4 और ये 3, तो एक माइनस कर दे तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ये इसका दूसरा हो गया। तीसरा देखें हम लोग, तीसरा ऑक्सी अम्ल देखें। यदि हम ये फास्फोरिक अम्ल लिए हैं, उस फास्फोरस अम्ल को 2 मॉलिक्यूल ले लें। कितना मॉलिक्यूल ले लें, 2 मॉलिक्यूल्स ले लें। 2 मॉलिक्यूल्स मीन्स इसके 2 अणु आप लेते हैं, तो 2 अणु लेने से हमें एक नया मिल जाएगा। देखो पहला अणु क्या है, डबल बॉन्ड O H OH OH है। अब मैं पहले लिख दे रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ। P के साथ OH डबल बॉन्ड O और OH और H, ये है 2 अणु ले लिए। इस 2 अणु में हम क्या कर देते हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। क्या कर दें, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल मैं रिमूव कर दी, -H2O कर दी, रिमूव हो गया यहाँ से। तो -H2O रिमूव कर दिए, तो ये नया बना क्या है आपका, ये दूसरा ऑक्सी अम्ल बन जाएगा। यहाँ पर बचा क्या, तो ऑक्सीजन। तो ये नया ऑक्सी अम्ल का नाम क्या हो जाएगा, पायरो बोलते हैं इसको। ये ऑक्सीजन, इसका नाम क्या हो गया, पायरो। इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस अम्ल। इसका नाम हो गया फास्फोरस एसिड। ये इसका सेकंड क्या हो, थर्ड क्या हो गया, ऑक्सी अम्ल। अब इसका फॉर्मूला देखें, तो फॉर्मूला क्या होगा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलो बनाते हैं फॉर्मूला। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है देखो, 1 2 3 और 4, तो हाइड्रोजन का 4H4। ऑक्सीजन कितना है देख, फास्फोरस कितना है 2 P2। ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 4 और 5 O5। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा। ऑक्सीकरण स्टेट बता कितना होगा, इसको निकालना पड़ेगा क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा देख ले निकाल के। H4P2O5 का, तो इसका 2x हो गया और इसका -10 और इसका प्लस का 4, तो ये 2x इक्वल टू क्या हो गया, 6/2। तो इसका भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ऑक्सीकरण स्टेट क्या आ गया, इसका भी +3। तो ये 3 ऑक्सी अम्ल आपका बन गया। अब चौथा ऑक्सी अम्ल का नाम देखें। ये आपका हो गया फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल से हम एक ऑक्सीजन कम किए तो हाइपोफास्फोरस मिल गया। फिर फास्फोरस में हम 2 मॉलिक्यूल ले लिए फास्फोरस का, तो उससे हमें क्या मिल गया, फास्फोरस अम्ल। अब फास्फोरस के बाद हम इसी में देखें फास्फोरिक एसिड को देखें। ये फास्फोरस है, अब इसी में हम क्या देख लेते हैं, फास्फोरिक एसिड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो फास्फोरस है उसमें यदि हम एक ऑक्सीजन और जोड़ दें तो वो फास्फोरस से कन्वर्ट होकर के क्या बन जाएगा, फास्फोरिक बन जाएगा। देखिए इसको कन्वर्ट करें, P डबल बॉन्ड O। अब सभी जगह मैं क्या लगा देती हूँ, OH OH और OH। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लग गया, तो इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, अंतर देख लेना भाई, फास्फोरस है ये फास्फोरिक, और इसका नाम दे दिया जाता है आर्थो बोल देते हैं इसको क्या बोल देते हैं, आर्थो फास्फोरिक एसिड। अब इस फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बनाओ और फार्मूला के साथ साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला इसका बनेगा H3PO3, ये होता है फॉर्मूला। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो 3 प्लस का 3 ऑक्सीडेशन। अब सेम प्रोसेस इसमें करना है। यदि हम क्या कर दें, यहाँ पर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें, यदि इसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें तो एक नया एसिड बनेगा।
यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ मैं, H2O रिमूव कर दिए कहीं पर से एक वाटर मॉलिक्यूल, तो ये मान लो सपोज करो यहाँ से ये निकल गया, तो ये निकाल दिए तो बचा क्या, P डबल बॉन्ड O, OH, और आपका एक क्या बच गया, OH के बाद डबल बॉन्ड O, ये बच गया। देखो यहाँ पर भी वैलेंसी इसकी सही है, ये आपका सेकेंड ऑक्सी एसिड बन गया और इसको नाम दिया गया है मेटा फास्फोरिक एसिड, इसका नाम हो गया मेटा फास्फोरिक एसिड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H हाइड्रोजन एक है, P है, O3। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो प्लस का 5। फिर इसका यदि हम दो मॉलिक्यूल्स लें, इसका 2 मॉलिक्यूल्स ले लें तो 2 मॉलिक्यूल्स लेने पर ये क्या बन जाएगा, पायरो बनेगा, डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। अब इसमें सारे में जोड़ दो OH और OH, इसका नाम क्या हो गया, तो पायरो फास्फोरिक एसिड, पायरो फास्फोरिक। फॉर्मूला इसका, हाइड्रोजन कितना है देखो, 1 2 3 4 H4, फास्फोरस 2 है, ऑक्सीजन देख लो 1 2 3 4 5 6 7 O7। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में से 4 जाएगा तो कितना 10, और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका क्या आ जाएगा, प्लस का 5। ये इतना इसका ऑक्सी अम्ल है, कितना बता दी मैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद 2 और ऑक्सी अम्ल है तो उसको जरूरत नहीं है वैसे देखने का, इतना पर्याप्त है, इतना को आप लोग ध्यान से देख लेना। इसका फॉर्मूला, इसका ऑक्सीकरण अवस्था और इनकी स्ट्रक्चर, और साथ साथ नेम को अच्छे से देखना है क्योंकि इसमें नाम में कंफ्यूजन होता है। जैसे हम बोले कि फास्फोरस और फास्फोरिक, तो अंतर क्या है, फास्फोरस में और फास्फोरिक में अंतर क्या है, तो एक ऑक्सीजन का है। फास्फोरिक में क्या होता है, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और फास्फोरस में एक ऑक्सीजन कम। तो ये होता है इनके ऑक्सी अम्ल। चलो स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर इसको मिटाते हैं इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता ही है। बन जाएगा, आवाज सुनाई दे रहा है जितेन? फास्फिन कैसे बनाया जाता है उसको देखना है। फास्फोरस के यौगिक, इसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे CH3 को नाम दिया जाता है, नाम है इसका फास्फिन। इसके बारे में हमको देखना है डिटेल्स में। फास्फिन की बनाने की प्रयोगशाला विधि को देखना है और कुछ नहीं। फास्फिन हम लोग प्रयोगशाला विधि के द्वारा कैसे बनाए जाते हैं, तो फास्फिन जो है बनाने के लिए हम लोग फास्फोरस का यूज करते हैं, रेड फास्फोरस का। 3 फास्फोरस बताई हूँ, व्हाइट, ब्लैक और रेड। तो उसमें जो रेड फास्फोरस है या फिर व्हाइट फास्फोरस है, उसका यूज करके हम लोग फास्फिन गैस बनाते हैं और प्रयोगशाला में इसको बनाया जाता है लार्ज क्वांटिटी में। तो प्रयोगशाला में फास्फिन गैस बनाने के लिए हम लोग एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं और उस इक्विपमेंट में हम लोग सबसे पहले एक गोल पेंडी वाला फ्लास्क लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गोल पेंडी वाला फ्लास्क लेते हैं। ये फ्लास्क ले रही हूँ मैं, एक गोल पेंडी वाला फ्लास्क लिए। इस गोल पेंडी वाले फ्लास्क में को हम क्या कर देते हैं, एक बर्नर की सहायता से गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये बर्नर हो गया आपका, और बर्नर की सहायता से इसको हम लोग गर्म करने के लिए रख दिए।
ये आपका हो गया बर्नर। इस बर्नर की सहायता से हम लोग गर्म करने के लिए रखते हैं और साथ ही साथ इस फ्लास्क को एक स्टैंड में रखते हैं ताकि ये फ्लास्क जो है वो गिरे ना। ये स्टैंड बना दिए मैं। इस स्टैंड में हम इस फ्लास्क को क्या कर दिए, अरेंजमेंट कर दिए ताकि फ्लास्क जो है वो किसी भी कंडीशन में गिरे नहीं। इतना अरेंजमेंट करने के बाद सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस फ्लास्क में सॉल्यूशन भरते हैं। इस फ्लास्क में सबसे पहले हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और इसमें व्हाइट फास्फोरस दोनों का सॉल्यूशन डाल देते हैं। मान लो सपोज करें ये हम लोग है आपका व्हाइट फास्फोरस ले लिए और व्हाइट फास्फोरस में डाल दिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक NaOH डालते हैं, ये डाल दिए। डालने के बाद हम क्या करते हैं, इस बर्नर की सहायता से इसको गर्म करते हैं और साथ ही साथ इस जो फ्लास्क लिए हैं उस गोल पेंडी वाले फ्लास्क में एक ही ओर से क्या करेंगे, इस फ्लास्क में हम लोग डालते जाते हैं। एक ओर से इस फ्लास्क में क्या डालते हैं, ऑयल या तेल, कोल ऑयल का यूज करते हैं या फिर सोडा NaOH डालते हैं। हम लोग क्या डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, CO2 या कोल गैस जिसको बोलते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, कोल गैस, या फिर इसके में हम लोग क्या डाल देते हैं, ऑयल गैस डाल देते हैं। दो चीजें डालते हैं, या तो ऑयल गैस या फिर कोल गैस, ये इसमें डालते जाते हैं। जैसे ही हम इस फ्लास्क में ऑयल गैस या तेल गैस डालते हैं और साथ ही साथ उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर यहाँ से फास्फिन गैस मुक्त होने लगता है। फास्फिन गैस बनता है और ये जो फास्फिन गैस है वो उसको हम एक नली की सहायता से, ये जो फास्फिन गैस बना है उस फास्फिन गैस को एक नली की सहायता से हम क्या करते हैं, मुक्त करते हैं और ये नली की सहायता से फास्फिन गैस रिमूव होते जाता है। इसको एक कंटेनर में या एक बीकर में इकट्ठा कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, जब फास्फिन गैस आता है ये फास्फिन गैस को हम लोग एक बीकर में रखते हैं। जैसे ही ये फास्फिन गैस वायु के संपर्क में आता है, PH3 जो गैस है वो वायु के संपर्क में आता है तो ये जलना शुरू हो जाता है, ये जलने लगता है और फास्फिन गैस के जलने के कारण ये गोल गोल धुएंदार वलय बनने लगता है। ऐसे फास्फिन गैस जैसे जलते जाता है वैसे ही ये वलयकार गोल संरचना बनने लगती है और ये किसका बना होता है, तो धुएं का। तो यहाँ पर लिख दे रही हूँ, वलयकार धुएं का चक्र। और इस प्रकार से हमें फास्फिन गैस मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर एक वलयकार धुएं का चक्र प्राप्त होता है। इस वलयकार धुएं का जो चक्र प्राप्त होता है उस चक्र को नाम दिया जाता है वोर्टेक्स चक्र। कुछ इस चक्र का नाम बताते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वोर्टेक्स चक्र। इस चक्र का नाम है वोर्टेक्स चक्र। इतना आपको याद रखना है। तो फास्फिन गैस कैसे बनाते हैं, तो फास्फिन गैस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिए, फास्फोरस में हम क्या डाल दिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद इसमें क्या डाल दिए, H2O वाटर। और वाटर डालने पर ये क्या होता है, इनके बीच रासायनिक क्रिया होती है और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हमें मिलता है फास्फिन। क्या बनेगा, PH3 फास्फिन मिलता है। और साथ ही साथ इसमें और बनता है NaH2 कितना मिलेगा, 3 NaH2 और
O2। ये इतना हमें मिलता है, क्या मिलेगा, सॉरी इसको 3 ले तभी बनेगा, इसको मैं 3 कर दे रही हूँ। तो ये बनता है फास्फीन गैस। ये विधि होती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम फास्फीन गैस कैसे बनाते हैं, तो प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने के लिए एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लिए, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में एनोस सॉल्यूशन फास्फोरस डाल दिए और उसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं और साथ ही साथ इसमें ऑयल गैस या कोयल गैस डालते जाते हैं, जिसमें इनमें रासायनिक क्रिया होती है, फलस्वरूप फास्फीन गैस मुक्त होता है। और ये फास्फीन गैस एक नली की सहायता से हम एक दूसरे बीकर में उसको रखते हैं और जैसे ही फास्फीन गैस वायु के संपर्क में आती है वो जलना शुरू कर देती है, मीन्स उसमें आग पकड़ लेता है और आग पकड़ने के कारण ही वो एक वलयाकार चक्र बनता है और इस वलयाकार चक्र को नाम दिया गया है वोटेक्स चक्र। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाते हैं। बन जाएगा फास्फीन गैस। फिर आता है इसके और कुछ हाइलाइट्स, जिसके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। फास्फीन के कुछ हाइलाइट्स होते हैं। दूसरा देखें, फास्फोरस के हाइलाइट्स। फास्फोरस कौन कौन सा हाइलाइट बनाता है, तो एक होता है, इसको पढ़ चुके, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस Cl पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस, ये सब इसके हाइलाइट्स हैं। तो इसके बारे में हमें एकदम से डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग संकरण हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे उस समय इन सब का डिटेल्स पूरी तरह से वहां पर पढ़ लेंगे कि इनकी संरचना क्या होती है, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है और इनकी आकृति, तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ लेना है फास्फीन के बारे में। बन जाएगा। तो ये आपका ग्रुप नंबर जो 15 में जितने भी तत्व थे, ग्रुप नंबर 15 में जो तत्व थे, कौन कौन सा तत्व हो गया ग्रुप 15 में? ग्रुप 15 में क्या था? नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो इन सब के बाद